सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आज के इस विशेष गहरे विश्लेषण सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये सभ्यता, इतिहास और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? देखिए, इसका महत्व सिर्फ किस बात में नहीं है कि ये हजारों साल पुरानी है, बल्कि इस बात में ज्यादा है कि अपने समय से कितनी आगे थी। अगर हम अपनी पीडीएफ की पहली स्लाइड को ही ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ खंडहर और ईंटों की कहानी नहीं है। ये एक पूरी की पूरी अर्बन सोसाइटी थी। सही कहा। और हमारी पहली स्लाइड इसी बात से शुरू होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का प्रथम नागरीकरण यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हिंदी में हम कांस्य युग और इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। ब्रॉन्ज यानी कांसा, जो तांबे और टिन को मिलाकर बनता है। स्लाइड में 3 बहुत ही दिलचस्प छवियां दी गई हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। हाँ, पहली छवि वही मशहूर पुरोहित राजा की है। दूसरी छवि कांसे की बनी एक नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की है और तीसरी है पशुपति मुहर की। इनके डिटेल्स पर तो हम आगे बात करेंगे ही। बिल्कुल, पर ये छवियां सिर्फ आर्ट पीसेस नहीं है, ये उस दौर की क्राफ्ट और तकनीक का प्रमाण है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पहली स्लाइड में बताई गई है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। एडवांस्ड शहरी ढांचा पहले से खड़ा हो चुका था। एकदम सही। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। अरे नहीं, ये सच में हैरान करने वाली बात है। खैर, अब अगर हम दूसरी स्लाइड पर नजर डालें तो इसमें इस सभ्यता की खोज का इतिहास एक टाइमलाइन के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। यह टाइमलाइन शुरू होती है 1826 से, जब चार्ल्स मासन ने पहली बार इन पुराने टीलों को देखा था, पर खुदाई तब शुरू नहीं हुई थी। हाँ, खुदाई शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की। फिर ठीक 1 साल बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहेंजोदारो की खोज निकाली। इसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इस महान सभ्यता की आधिकारिक घोषणा कर दी कि हाँ, हमने एक नई सभ्यता ढूंढ ली है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया गया है। वो नामकरण वाला पॉइंट ना? हाँ, वही। अक्सर ये प्रश्न आता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें तो मोहनजोदारो और लोथल जैसे इतने सारे शहर हैं। इसका कारण बहुत सीधा है। पुरातात्विक परंपरा के अनुसार किसी भी नई सभ्यता का नाम उस स्थान पर रखा जाता है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई हो। तो क्योंकि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तीसरी स्लाइड में इस सभ्यता के कालखंड और इसके विकास के चरणों पर फोकस किया गया है। ये कालखंड हवा में नहीं बनाया गया, बल्कि C14 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से तय किया गया है, जिसमें उन्होंने इसके पूरे विकास को 3 चरणों में बांट दिया है। पहला है आरंभिक हड़प्पा चरण, जो करीब 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक था। ये वो समय था जब कोट दिजी जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशंस की तरफ बढ़ रही थी। फिर आता है दूसरा और सबसे अहम फेज, परिपक्व हड़प्पा चरण, जिसका समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक का है। यही वो दौर है जिसे पूर्ण शहरीकरण या मैच्योर फेज कहते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। और तीसरा है उत्तर हड़प्पा चरण, जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक चला। ये दरअसल पतन का दौर था, जहां रंगपुर जैसी जगहों पर हम देखते हैं कि शहर वापस गांव में तब्दील हो रहे थे। लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो सर्वमान्य कालखंड बार बार पूछा जाता है, वो करीब 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। वही स्टैंडर्ड डेट है जो मार्क करनी होती है। एकदम सही मार्क करनी है। अब अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें, जो कि हमारी चौथी स्लाइड का विषय है, तो ये जानना बड़ा रोचक है कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक बहुत विशाल साम्राज्य था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस विशाल साम्राज्य की चौहद्दी यानी बाउंड्रीज पर स्ट्रेट सवाल आते हैं। स्लाइड में क्लियर दिया है कि उत्तर दिशा में ये जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला था, जो चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में इसकी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद तक जाती थी, जहां प्रवारा नदी बहती है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर इसका अंतिम छोर था, जो हिंदन नदी के तट पर स्थित है। और पश्चिम में ये बलूचिस्तान के सुत का गेंदौर तक फैला था, जो दसक नदी के किनारे है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इसका कुल क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के क्षेत्रफल को अगर जोड़ भी दिया जाए, तब भी उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अरे वाह, ये तो वाकई एक बड़ा तथ्य है
कि इतने बड़े भूभाग पर एक जैसी ईंटें और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये तथ्य दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। तो पांचवीं और छठी स्लाइड सिंधु घाटी सभ्यता के उस पहलू पर बात करती हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनका नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। ये एक वास्तविक शहरी चमत्कार था। पांचवीं स्लाइड में उनकी ग्रिड प्रणाली को दिखाया गया है। ग्रिड प्रणाली यानी शहर की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर यानी राइट एंगल्स पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर आयताकार ब्लॉक्स में बढ़ जाता था और शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित थे। हाँ, पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग या सिटिडेल कहा जाता था, जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा था पूर्वी टीला, जिसे निचला नगर या लोअर टाउन कहते थे, जहां आम जनता रहती थी। एक और बड़ी बात जो इस स्लाइड में हाईलाइट की गई है वो है उनकी पक्की ईंटों का अनुपात। वो एक समान था, 4:2:1। हर जगह यही साइज फॉलो होता था। ये स्टैंडर्डाइजेशन उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग का प्रूफ है। और छठी स्लाइड तो उस बात को सामने लाती है जो पूरे प्राचीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है, उनकी जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हजारों साल पहले उन्होंने सोचा कि हर घर में अपनी एक नाली होनी चाहिए जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हो, और वो नालियां ढकी हुई थीं। और सिर्फ ढकी हुई नहीं थी, सफाई करने के लिए मानवों के, जिसे हम आज मैनहोल्स कहते हैं, वो बनाए गए थे। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सोक पिट्स मौजूद थे ताकि नालियां ब्लॉक ना हों। ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर कितने सीरियस थे। आज के टाइम पे भी ऐसी प्लानिंग कई जगह नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। सातवीं और आठवीं स्लाइड प्रमुख स्थलों के बारे में है जहां से परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सातवीं स्लाइड से, जो हड़प्पा के बारे में है। यह स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्य परीक्षा के लिए एकदम रटने वाले हैं। हड़प्पा से एक 12 कक्षों वाला अन्नागार यानी ग्रैनरी मिली है जो 6-6 की 2 पंक्तियों में बनी है। और इसके अलावा यहाँ से आरसाइटिस कब्रिस्तान मिला है, जिसमें ताबूत शवाधान यानी कॉफिन ब्यूरियल्स के साक्ष्य मिले हैं। एक तांबे की इक्का गाड़ी और उर्वरता की देवी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। उस मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये डायरेक्ट PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया है। बिल्कुल। अब आठवीं स्लाइड देख लीजिए, जो इनके सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदारो के बारे में है। मोहनजोदारो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ये सिंध प्रांत के लराकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वृहत स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। इसके अलावा वही कांसे की नर्तकी की मूर्ति जिसका जिक्र हमने पहले किया था, पशुपति मोहर और सूती कपड़े का एक टुकड़ा यहाँ से मिला है। सूती कपड़े का मिलना एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये बताता है कि उन्हें कॉटन उगाना आता था। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब हम कुछ तात्याग, औद्योगिक और विशेष स्थलों की चर्चा करेंगे, जो स्लाइड 9, 10 और 11 में दिए गए हैं। स्लाइड 9 में गुजरात के लोथल और धोलावीरा का जिक्र है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल सबसे ज्यादा अपने गोडीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। वहां से शिप्स आते जाते थे व्यापार के लिए। साथ ही यहाँ से युगल शवाधान यानी कपिल बरियल्स और अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम धोलावीरा की बात करें, जो कि कच्छ में है, वो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। पर धोलावीरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शहर आम तौर पर 2 हिस्सों में बांटे होते थे। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ये एक्सेप्शन है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है ना। वहां से 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी तो मिला है ना। हाँ, जो एक स्टेडियम जैसी जगह के पास मिला था। अब स्लाइड 10 हमें कालीबंगा और चन्हूदारो ले जाती हैं। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। और 7 अग्निवेदियां भी मिली हैं। यहाँ से भूकंप आने के सबसे प्राचीन प्रमाण और काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियां। वही पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास स्थित चन्हूदारो एक औद्योगिक शहर था। वहां बीड मेकिंग यानी मनके बनाने का कारखाना था। और एक अजीब बात है कि ये अकेला शहर था जहां कोई दुर्ग यानी सिटेडल नहीं था। और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं, जो बताता है कि ग्रूमिंग उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब स्लाइड 11 पर आते हैं, जहाँ कुछ नए और विशेष स्थल दिए हैं, जैसे हरियाणा का बनावली। बनावली से मिट्टी का हल
और उन्नत किस्म के जौ के प्रमाण मिले हैं। उसके पास ही राखीगढ़ी है, जिसे अब इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जहां हाल ही में डीएनए विश्लेषण भी हुआ है। फिर गुजरात के सुरकोटदा का पॉइंट है जहां से कलश, शवाधान और घोड़े की हड्डियां मिली हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी विशेष चेतावनी है। हाँ, ये एक ट्रैप है एग्जाम में। सुरकोटादा से मिले घोड़े के साक्ष्य काफी विवादास्पद हैं। परीक्षा में ये क्लियर याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृति किसी भी तरह से अश्व केंद्रित यानी हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी और घोड़े का उपयोग आम जिंदगी में नहीं था। तो अगर ऑप्शन में आए कि क्या घोड़ा उनका मुख्य जानवर था, तो आंसर हमेशा नहीं होगा। इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। स्लाइड 12, 13 और 14, जहां कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प की डिटेल्स हैं। स्लाइड 12 बताती है कि उनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय इसी सभ्यता को जाता है। यूनानी लोगों ने इस कपास को सिंदन कहा था। और चावल की बात करें तो चावल के साक्ष्य बहुत वायरल है, सिर्फ लोथल और रंगपुर में मिले हैं। पालतू जानवरों की लिस्ट में कुबड़ वाला सांड सबसे पूजनीय था। भैंस थी, बकरी थी, लेकिन उन्हें शेर यानी लायन का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था। टाइगर का था, पर शेर का नहीं। व्यापार के मामले में स्लाइड 13 को देखें तो वहां साफ है कि मेसोपोटामिया के साथ उनका सीधा व्यापार था। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। और व्यापार के लिए वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम चलता था। वहां सिक्कों का पूरी तरह से अभाव था। और जो बाट यानी वेट्स होते थे ना, वो चढ़त नामक पत्थर के घनाकार होते थे, जो 16 के गुनाज में थे, जैसे 16, 64, 160। और ये सिस्टम इंडिया में बहुत बाद तक चला। जैसे 16 आने का 1 रुपया होता था ना, वही हिसाब। बिल्कुल। अब स्लाइड 14 में शिल्प और तकनीक है। उन्हें मेटलर्जी की अच्छी नॉलेज थी। तांबा और टिन मिलाकर वो कांसा बनाते थे और मूर्तियां बनाने के लिए वो लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। पॉटरी में उनके लाल मृद भांड होते थे जिन पर काले रंग से चित्र बनते थे। और उनकी जो फेमस मोहरें थीं, सील्स, वो सेल खड़ी पत्थर, जिसे स्टेटाइट कहते हैं, उसकी बनती थीं। आभूषणों के लिए कार्नेलियन और सोने के मनके इस्तेमाल होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। स्लाइड 15, 16 और 17 इनके सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक जीवन और इनकी मिस्टीरियस लिपि पर चर्चा करती हैं। स्लाइड 15 बताती है कि समाज संभवतः मातृसत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल था, क्योंकि वहां से बहुत सारी मातृ देवियों की मूर्तियां मिली हैं। और राजनीति में शासन संभवतः वाणिकवर यानी मर्चेंट्स के हाथों में था, क्योंकि व्यापार इतना ज्यादा था। पर सबसे अहम बात, जहां एग्जाम में बच्चे गलत कराते हैं, वहां मंदिर और पुरोहित का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। एकदम नहीं मिला। पर हाँ, उनकी ईंटों और बातों की जो एक रूपता थी, यूनिफॉर्मिटीज थी, वो एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन को जरूर दर्शाती हैं कि कोई तो अथॉरिटी थी जो रूल्स एनफोर्स करती थी। अब धार्मिक जीवन पर आते हैं। स्लाइड 16 में उस फेमस पशुपति मोहर का डीपर विश्लेषण है। इस मोहर में आदि शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। और उनके पैरों के पास 2 हिरण बैठे हैं। एग्जाम में इन्हीं जानवरों के नाम पूछते हैं। साथ ही प्रकृति पूजा, जिसमें पीपल और कुबड़ वाले सांड की पूजा आम थी। लिंगा योनि पूजा के भी साक्ष्य वहां मिले हैं। पर यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर उनका सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था, तो उनकी लिपि कैसी थी? उनका रिटन कम्युनिकेशन कैसा था? यही तो स्लाइड 17 का टॉपिक है। उनकी लिपि भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी और उसे बोस्ट्रोफोडॉन शैली में लिखा जाता था। बोस्ट्रोफोडॉन का मतलब है पहली लाइन दाएं से बाएं लिखना और फिर अगली लाइन वहीं से शुरू करके बाएं से दाएं लिखना। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये लिपि आज तक अपाठित यानी अनडिसाइफर्ड है। कोई पढ़ ही नहीं पाया इसे अब तक। और उनकी अधिकांश मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, उसका अंकन मिलता है, जो दिखाता है कि उनके अपने कुछ मिथिकल बिलीफ्स भी रहे होंगे। सही बात है। चलिए अपनी अंतिम स्लाइड्स की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम भी कम बचा है। तो आखिरी स्लाइड 18, 19 और 20। इनमें इस सभ्यता का पतन, उसकी विरासत और एक शानदार चीट शीट है। स्लाइड 18 कहती है कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच इस महान सभ्यता का पतन हो गया। इसके पतन को लेकर कई सिद्धांत हैं।
अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल कहते हैं कि बाढ़ की वजह से हुआ। ऑरेल स्टेन कहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से। और व्हीलर ने आर्य आक्रमण की थ्योरी दी थी, जो कि अब पूरी तरह अमान्य है, ये याद रखना। हाँ, और जो आजकल सबसे अधिक मान्य कारण है वो है घग्गर हकरा जैसी नदियों का सूख जाना या अपना मार्ग बदल लेना। और निष्कर्ष ये निकलता है कि इनका पतन एक दिन में अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये क्रमिक यानी ग्रेजुअल प्रोसेस था। लोग वहां से धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की तरफ माइग्रेट कर गए। बिल्कुल। और स्लाइड 19 हमें उनकी विरासत के बारे में बताती है कि आज हम उनसे क्या सीख पाएं। हमारा धर्म जिसमें शिव शक्ति की पूजा होती है, हमारी जीवन शैली जिसमें बैलगाड़ी, आभूषण, सिंदूर लगाना, ये सब आज भी चल रहा है। योगा मुद्रा और उनका ग्रिड सिस्टम, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का चंडीगढ़ शहर है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है परीक्षा के पर्सपेक्टिव से? मतलब बहुत साफ है। मतलब ये है कि परीक्षा में उन्हें क्या मिला, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उन्हें वहां क्या नहीं मिला। एग्जैक्ट पॉइंट। और इसीलिए हमारी आखिरी स्लाइड 20 जो है वो एक चीट शीट है जिसमें बताया गया है कि क्या नहीं मिला। हम दोनों मिलकर अभी ये चीट शीट सभी विद्यार्थियों को एकदम रटवा देते हैं। हाँ, ये लिस्ट ध्यान से सुनिए और दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। पहला, लोहा यानी आयरन, उन्हें नहीं मिला। दूसरा, घोड़ा यानी हॉर्स, ये उनका आम जानवर बिल्कुल नहीं था, मुद्राओं पर भी नहीं है। तीसरा, शेर यानी लायन, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। चौथा, मंदिर यानी टेम्पल, पूजा होती थी पर मंदिर की इमारत का कोई प्रूफ नहीं है। पांचवा, गाय यानी काऊ, ध्यान दीजिए, गाय थी जरूर, पर किसी मोहर पर उसका अंकन नहीं मिला है। कुबड़ वाला सांड का है पर गाय का नहीं। और छठा, सिक्के या करेंसी, उनके यहाँ बिल्कुल नहीं थे, वो बार्टर सिस्टम चलाते थे। ये चीट शीट प्रीलिम्स के लिए सच में एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इसमें से एक दो ऑप्शंस तो हर साल एलिमिनेट करने के काम आते ही हैं। तो सभी विद्यार्थियों, आज के इस मास्टर क्लास में हमने इस पूरी स्टडी गाइड के हर तथ्य को एकदम बारीकी से समझ लिया है। हमारी सबको यही सलाह रहेगी कि इस डिस्कशन को बार-बार सुने और अपने नोट्स रिवाइज करें। और अंत में मैं आप सभी के दिमाग में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिसके बारे में थोड़ा सोचिए। देखिए, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन भी कोई इतिहासकार उस बूस्ट्रोफिदन लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गया तो क्या पता हमारे इतिहास की किताबें पूरी तरह से बदल जाएं। शायद जो आज हम एक हकीकत मानकर बैठे हैं वो सिर्फ आधी सच्चाई हो। ये विचार तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर वैसा हुआ तो हो सकता है सारे फैक्ट्स दोबारा पढ़ने पड़े। खैर, इस डीप और रोचक थॉट के साथ ही हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए।